नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 5 सितंबर 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्ज़ाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPOSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेशनल अफेयर्स, यानी राष्ट्रीय मामलों में टू स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, यानी कृषि और बागवानी क्षेत्रों से संबंधित दो योजनाओं की शुरुआत किया है उत्तर पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश ने, और इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? तो पेमा खांडू हैं। तो इन्होंने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना, जिसके लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और बागवानी यानी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर आत्मनिर्भर बागवानी योजना हैज बीन स्टार्टेड। इसके लिए भी 60 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो यह दोनों महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। और इसमें जो सब्सिडी की भी व्यवस्था है, 45% सरकारी सब्सिडी एंड 45% बैंक ऋण दिया जाएगा, यानी बैंक लोन, एंड 10% वह किसान जो है उसको वहन करेगा। तो यह महत्वपूर्ण योजना है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं, चीन से यह घिरा हुआ है, और इधर म्यांमार को भी यह टच करता है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में नागालैंड को टच करता है, और असम को करता है, और इधर यह भूटान को भी। तो यानी तीन ओर से एक तरह से कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय, इट इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। एक ओर से भूटान, एक ओर से चीन, और एक ओर से म्यांमार को स्पर्श करता है। यहाँ पर देखिए लोहित जिला भी है, लोहित नदी भी बहती है जो म्यांमार से आती है और ब्रह्मपुत्र में जब मिलती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, अपर सियांग है, सुबनसिरी, ये सब नदियों के नाम हैं। कामेंग, तिस्ता, मानस, संकोच, सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दिबांग वैली, दिहांग, तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग या दिबांग के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा भी है, यांग्यप दर्रा है, पासीघाट दर्रा है। इन सब की भी जानकारी आप लोग रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, मुंबई बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू वैक्सीनेट 1 करोड़, यानी 1 करोड़ टीका लगाने वाला देश का पहला जिला मुंबई बन गया है। तो यह सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड है, इसे याद रखेंगे कि भारत का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाने वाला जिला बन गया है। तो इस तरह से यह ध्यान रखेंगे कि 72,75,134 को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है, जबकि 27,88,363 को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। इंडिया वेलकम्स बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड उरुग्वे। दोस्तों, उरुग्वे कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। प्रति व्यक्ति मांस उपभोग के मामले में विश्व में सबसे अग्रणी देशों में से एक है उरुग्वे, विच कैपिटल इज मॉन्टेवीडियो। और यूनाइटेड अरब अमीरात गल्फ कंट्री है, एशियन कंट्री है कह सकते हैं। इसकी राजधानी अबू धाबी है। और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, और यह भारत से सबसे अधिक, अगर भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे ज़्यादा अगर किसी को टच करती है तो वह बांग्लादेश को ही करती है। 4096 किलोमीटर टच करती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो भारत ने जो ब्रिक्स बैंक, जिसे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, उसमें जो है ये सदस्य के रूप में इनका स्वागत किया है। क्योंकि इस बार की ब्रिक्स जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी हमारा भारत ही करेगा। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से देश, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश नए सदस्य के तौर पर मंजूरी दी गई है। तो यह 3 और सदस्य इस बैंक से जुड़ गए हैं। और NDB यानी
न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो गठन है 2014 ट्रीटी के साथ यह फोर्स में आया, यानी संधि लागू हुई 2015 में, और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। और इसमें जो ब्राजील यानी ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बता चुका हूं 2006 के अमेरिका के न्यूयॉर्क में इन मंत्रियों की बैठक हुई थी। फिर इसके बाद 2008 में प्रस्ताव लाया गया था और पहली जो ब्रिक्स मीटिंग हुई थी 2009 में हुई थी रूस के येकाटेरिनबर्ग में। तो इसके जो प्रेसिडेंट, यानी यहाँ पर इसको अध्यक्ष कह लीजिएगा, इसको अध्यक्ष बोलेंगे, आई एम सॉरी, इसको ठीक कर लीजिएगा, मार्कोस प्राडो ट्रायोजो हैं, यह ध्यान रखेंगे। और यह ब्रिक्स का संगठन है। अब बढ़ते हैं, इंडिया बिकम्स फर्स्ट एशियन नेशन टू लॉन्च प्लास्टिक पैक्ट, यानी भारत प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो और इसको किसने किया है? तो वर्ल्ड वाइड फंड नेचर इंडिया एंड भारतीय उद्योग परिसंघ, यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, WWF इंडिया एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसे CII कहते हैं, have joined hand to develop a platform to promote a circular system for plastics। तो भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा इंडिया प्लास्टिक पैक्ट नामक नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। तो यह भी महत्वपूर्ण है। और भारत सालाना 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, जिसमें 40% एकत्र ही नहीं किया जाता। तो देश में उत्पादित सभी प्लास्टिक का लगभग आधा पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है। इससे अधिकांश प्रकृति में एकल उपयोग में है। तो इस तरह से भारत सरकार लगातार भारत की, कह सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को, भारत के पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और भारत इस मुद्दे पर अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण लीडर की भूमिका निभा रहा है। और ऐसे में भारत में प्लास्टिक कचरे को कम करने की पहल वहां के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। तो यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और 2030 तक कहा जा रहा है कि इस पर काबू पा लेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, 28 सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, इसका नाम है सिम्बेक्स 2021। सीधे सीधे पूछ लेगा सिम्बेक्स का संबंध किस देश से है, या सिम्बेक्स अभ्यास का संबंध किस देश से है? तो यह भारत और सिंगापुर की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया है और इसका नाम है सिम्बेक्स 2021। और दोस्तों यह जो है 2 से 4 सितंबर तक आयोजित किया गया था। और कहाँ आयोजित किया गया था? दक्षिणी चीन सागर में। तो इसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगापुर वायुसेना गणराज्य के 4 F-16 लड़ाकू विमान ने भी वायु रक्षा अभ्यास के दौरान अभ्यास में भाग लिया था। और सिम्बेक्स की शुरुआत 1994, ये फैक्ट भी याद रखिएगा, या किसी भी विदेशी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का सबसे लंबा निर्बाध द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। और इस साल और महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष भी मना रहा है। तो यह जो है दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर यह आयोजित किया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट स्कीम में हम बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन, यानी रूरल अर्बन यानी शहरों की जैसी फैसिलिटी ग्रामीण क्षेत्रों में देने के लिए इस मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य से 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और इसका उद्देश्य दिस मिशन एम्स टू डेवलपमेंट ऑफ रूरल अर्बन क्लस्टर्स विच वुड ट्रिगर ओवरऑल डेवलपमेंट इन द रीजन, यानी जो इस क्षेत्र में समग्र विकास को गति प्रदान करता है, इस तरह से क्लस्टर को विकसित करना है। और यह 3 फेजों वाली, यानी 3 वर्षों में 300 क्लस्टरों का विकास करना है, जिनमें से पहले चरण में 100 क्लस्टर बनाए जाएंगे। और उस पर कार्य हुआ है, चूंकि 2016 में ही शुरू हो गया था। तो यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। वर्ल्ड वाइड 30% ऑफ रैप्टर स्पीसीज आर अंडर थ्रेट, यानी दुनिया भर में 30% शिकारी पक्षियों की प्रजातियों पर मंडरा रहा है खतरा। और इसके पीछे क्या कारण है? तो दुनिया भर में मानव जनित पर्यावरणीय प्रभावों के चलते, जैसे कि आवास का नुकसान यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन,
अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, नगरों को बढ़ाते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं, कृषि क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यह पशु पक्षी यह सब नष्ट होते जा रहे हैं। तो यही कारण है कि यह प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है। तो 50% यानी कह सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आप अपने भारत का ही उदाहरण ले लीजिए, तो पंजाब हरियाणा राज्यों में देख रहे हैं ना, कृषि क्षेत्रों में इतनी ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का प्रयोग कर दिया, फर्टिलाइजर का प्रयोग कर दिया, जिसके वजह से यहां पर अब पक्षियों का आना ही बंद हो गया। इसी तरह से आप देखिए कि जानवरों को दवा दे करके, इंजेक्शन लगा करके, उनका जो है, जैसे बच्चे का जब मर जाता है जानवरों के, तो दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन और भी जो उनकी पीड़ादायक दवाएं, खासकर डेक्लोफेनेक पर रोक लगा दी गई है। तो इस तरह से जो गिद्ध, पहले कोई जानवर मरता था तो गांव में बाहर, गांव के क्षेत्र के बाहर फेंक दिया जाता था, और ऐसे में पूरे गिद्ध आकर के साफ कर देते थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वह हमारे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का कार्य करते थे, लेकिन हम लोगों ने उन्हें भी समाप्त कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे वल्चर्स भी नष्ट होते जा रहे हैं। तो इस तरह से शोधकर्ताओं ने 18 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं, जिनमें फिलीपीन ईगल, हुडेड गिद्ध, एनोबोन, स्कॉफ्स उल्लू, इस तरह से जो गोल्डन ईगल मैक्सिको का राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन अब मैक्सिको में बहुत कम गोल्डन ईगल बचे हैं। तो 2016 की एक गणना के अनुमान में देश में केवल 100 जोड़े ही बचे हैं। तो यह कोई किसी एक देश की समस्या नहीं है, यह पूरे विश्व की समस्या है। A new analysis of data from the International Union for Conservation of Nature and BirdLife International found that 30% of 557 bird species of prey worldwide are considered threatened, endangered or critically endangered, यानी लुप्त प्राय हैं या गंभीर रूप से लुप्त प्राय माना जा रहा है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर द स्टडी फाउंड दैट थ्रेटेन्ड बर्ड्स ऑफ प्रे are mostly active during the day, including most hawk, eagles and vulture। चूंकि ये ईगल, वल्चर्स ये सब दिन में उड़ते हैं, तो इस तरह से यह ज्यादा खतरे में है। इन सब की आबादी में 54% का कमी आया है। तो इस तरह से बता रहे हैं ना, पशुओं को दी जाने वाली सूजन और जलन की दवा के व्यापक प्रयोग की वजह से दक्षिण एशिया में गिद्धों का तेजी से पतन हुआ। इसके साथ साथ हमारे देश में भी गिद्धों का पतन हुआ, वल्चर सारे नष्ट होते जा रहे हैं। तो इन सब के पीछे कारण यही सब है, मानवीय हस्तक्षेप। तो ये सब हमने इसमें फैक्ट्स दिए हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में, समाचारों में। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यक्तित्व में गवर्नमेंट अपॉइंट्स अतुल भट्ट एज सीएमडी ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यानी सरकार ने अतुल भट्ट को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया है। तो यह ध्यान रखेंगे, इनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। इनसे पहले पीके रथ साहब थे, 38 वर्षों तक कंपनी की सेवा करने के बाद 31 मई को सेवानिवृत्त हुए थे। तो उनकी जगह श्री डीके मोहंती को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। अब अतुल भट्ट संभालेंगे। और दोस्तों, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1982 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। और विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र पर स्थित भारत का सबसे गहरा पोत भी है, बंदरगाह है, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं, साइरस पोचा इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन स्क्वैश फेडरेशन। साइरस पोचा एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो इस तरह से यह जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार हासिल कर चुके पोचा को एशियाई स्क्वैश महासंघ की वर्चुअली आयोजित 41 जनरल एनुअल मीटिंग में इनको जो है उपाध्यक्ष चुना गया है। और अन्य उपाध्यक्ष जो हैं फायज अब्दुल्ला, एसएल मुतायरी कुवैत के और ताइसुक हियो कोरिया के हैं। और यह भारत के तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस पद पर आसीन हुए हैं। इनसे पहले विश्व स्क्वैश के पूर्व अध्यक्ष ए रामचंद्रन और SRFI के मौजूद अध्यक्ष देवेंद्र नाथ सारंगी भी इस पद पर चुने जा चुके हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। आज भी हमने 10 पुस्तकों को लिया है। प्राइम मिनिस्टर यानी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यह पुस्तक प्रदीप गुरहा की है। मोदी इंडिया कॉलिंग,
चांदमल कुमावत की है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड बामन सुभा प्रभु की है, और आई एम नो मसीहा सोनू सूद। इन्होंने कोरोना में काफी कोरोना वॉरियर के रूप में उभर के निकले। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये अनुपम खेर की पुस्तक है। फोटो ईयर विथ अब्दुल कलाम डॉक्टर शिव थानू की किताब है। ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा दीपांकर अरुण की किताब है। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान की पुस्तक है। मसीहा मोदी तवलीन सिंह की पुस्तक है। और हिमालय इन पार्लियामेंट डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनकी पुस्तक है। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। HDFC Life to acquire Exide Life Insurance for rupees 6,686 करोड़। HDFC लाइफ 6,687 करोड़ रुपए में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को खरीदेगी। निजी जीवन बीमा कंपनी HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने कहा है कि वह एक्साइड इंडस्ट्री के साथ 6,687 करोड़ रुपए के एक सौदे पर एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेगी। यह भी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। और एक्साइड लाइफ के HDFC लाइफ में विलय की प्रक्रिया अधिग्रहण के पूरा होने पर ही शुरू की जाएगी, तो यह भी महत्वपूर्ण है। और HDFC लाइफ इंश्योरेंस का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। अध्यक्ष दीपक पारिक हैं, CEO विभा पडलकर हैं। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। अवनी लेखरा टू बी इंडियाज फ्लैग वियरर एट टोक्यो पैरालंपिक 2020 क्लोजिंग सेरेमनी, यानी जो समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक, आज ही समापन समारोह हुआ है, तो इसकी जो ध्वजवाहक हैं, चूंकि न्यूज सुबह आ गई थी, तो होंगी कौन? अवनी लेखरा थी। याद रखना, इसको थी कर लीजिए चूंकि हो चुका। अब जो है द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो पैरालंपिक गेम्स विल बी हेल्ड ऑन संडे, आज ही आयोजित किया गया। तो अवनी इज एन इंडियन फीमेल एथलीट टू हैव वॉन 2 मेडल्स इन सिंगल पैरालंपिक। इन्होंने एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीता, एक गोल्ड मेडल जीता और इसके साथ साथ एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तो इस तरह से भारत इस बार 54 सदस्यीय दल, सबसे अधिक जो है इस बार गए थे भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए, और 9 स्पर्धाओं में 9 इवेंट्स में भेजा था भारत ने, जिसमें आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, स्विमिंग, वेटलिफ्टिंग, अन्य खेल शामिल थे। और भारत ने कुल 19 पदक जीते, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 19 मेडल भारत ने जीता। अब बढ़ते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 बैडमिंटन प्लेयर कृष्णा नागर विंस गोल्ड मेडल, यानी टोक्यो पैरालंपिक बैडमिंटन में कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया, ये ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के साथ साथ यह DM हैं वर्तमान में नोएडा के, यह रजत पदक जीते हैं। हालांकि स्वर्ण पदक से चूक गए, लेकिन इन्होंने अपने जो विपक्ष में था उसके खिलाफ बहुत अच्छे से लड़ाई टक्कर दिया, लेकिन हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। आज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है, और यह 2012 से आधिकारिक तौर पर मनाने की शुरुआत की गई थी। भारत में भी दान देने की परंपरा बहुत पुरानी है। तो इस तरह से याद रखेंगे, चैरिटी दिवस की घोषणा को पूरा विश्व समर्थन करता है। और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मदर टेरेसा की भी याद में मनाया जाता है। मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है, नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको 2012 में ही मान्यता दी थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है। तो 5 सितंबर को ही टीचर्स डे मनाया जाता है और दुनिया में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से भारत के शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम, इनको जो है 1954 में ही भारत रत्न भी दिया गया था। यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति। तो 1962 में यह दूसरे राष्ट्रपति बने और इनके बच्चों ने, इनको स्टूडेंट्स ने कहा कि हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं। तो इन्होंने इच्छा जाहिर की कि यह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो और अच्छा होगा, और तभी से 1962 से यह शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात करेंगे आज हम भारत के सूती वस्त्र उद्योग की, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। तो द कॉटन
टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज ए प्योर रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी यह शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। और दोस्तों कॉटन इंडस्ट्री देख रहे हैं आप, यह काली मृदा में कपास का उत्पादन होता है और यह महाराष्ट्र गुजरात सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं कपास के। यही कारण है कि महाराष्ट्र के मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, कॉटोनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी तरह से अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है या पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। इसी तरह से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। तो दोस्तों यह काली मृदा में उगाया जाता है, इसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है और यही कारण है कि सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पर और सबसे ज़्यादा उद्योग भी यहाँ स्थापित किए गए। बाद में बाजार क्षेत्र में भी इसे स्थापित किया जा सकता है, लेकिन प्रारंभ में इस उद्योग का विकास कपास उत्पादन वाले क्षेत्रों, यही कारण है कि मुंबई और अहमदाबाद में हुआ। फिर बाद में इसका विकेंद्रीकरण बाजार की सुविधा वाले क्षेत्रों में किया और सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगाया गया था और द फर्स्ट सक्सेसफुल फैक्ट्री विथ इंडियन कैपिटल वाज सेट अप इन मुंबई इन 1854 बाई कवासजी डाबर के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से कुल कपड़ा उत्पादन में सूती कपड़े का योगदान 70% का है और इसमें 3 क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है: कारखाना मिल क्षेत्र, शक्ति चालित करघे, पावरलूम, हथकरघे, इनके आधार पर किया जाता है। और राज्यवार सूची में अगर किया जाए, देख रहे हैं ना, मुंबई, शोलापुर, जलगांव, पुणे, कोल्हापुर, अकोला, सांगली, नागपुर, इन सब क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सारी लिस्ट दिया है और इसको मानचित्र में जरूर देख लेंगे, तो यह ध्यान रखेंगे और यह महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम इंडस्ट्री को ऐसे ही रोज एक एक इंडस्ट्री को करते चलेंगे। अब आते हैं आंसर, कल के आंसर की, तो इसको जरूर मिलान कर लीजिएगा। कुछ लोग थोड़ी बहुत गलतियां किए हैं, जैसे वोडो समझौता में ईयर गलत बता दिए हैं कि कई लोग जो है गोल्ड मेडल, जैसे अब तो आज की अगर बात जोड़ दें तो 5 गोल्ड मेडल हो गए, तो कल तक 4 था, कई लोगों ने 2 बता दिया है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं रौनक चौबे, स्नेहा शर्मा, एस कुंदन, जेबुन निशान अजमेरा, प्रतीक झा, आशिक हुसैन, गोलू पासवान, मुस्कान हरुण शेख, साई तेजा दुग्गी। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। आज शिक्षक दिवस भी है। तो पहला प्रश्न है, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च 2 स्कीम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर, यानी हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने कृषि और बागवानी क्षेत्र से संबंधित 2 योजनाओं की शुरुआत किया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या नागालैंड? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू वैक्सीनेट 1 करोड़, यानी 1 करोड़ टीका लगाने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? मुंबई, लखनऊ, चेन्नई या पटना? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली कंडक्ट मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सेम्बेक्स 2021? तो मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर या थाईलैंड? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई एम नो मसीहा? तो सोनू सूद, अक्षय कुमार, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन वॉज स्टार्टेड? 2014, 15, 16 एंड 17? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फ्लैग बीयर फ्रॉम इंडिया एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो पैरालंपिक 2020, यानी भारत के ध्वजवाहक कौन था? तो अवनी लेखरा, प्रमोद भगत, टेक चंद या देवेंद्र झाझरिया? अब बढ़ते हैं दोस्तों, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन पैरालंपिक 2020? चूंकि समापन हो चुका है तो अब तक भारत, अब क्या कहेंगे, टोटल मतलब 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 12, 15, 17 या 19? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल चैरिटी डे सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 4 सितंबर या 5 सितंबर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर ऑन द बर्थडे ऑफ विच प्रेसिडेंट? किस राष्ट्रपति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, एस राधाकृष्णन, ज्ञानी जैल सिंह?
एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर या कानपुर? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।